हमारी धरती का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से ढका है। फिर भी हम पानी के संकट से जूझ रहे हैं। ये एक अजीब सा विरोधाभास है ना? आज हम इसी की तह तक जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये एक बहुत बड़ा सवाल है और सच कहें तो थोड़ा उलझाने वाला भी। अगर पानी इतना ज्यादा है और एक रिन्यूएबल रिसोर्स भी है, तो फिर दुनिया भर के देश पानी की कमी से क्यों जूझ रहे हैं? यही वो पहेली है जिसे हम आज सुलझाने वाले हैं। और देखिए, दांव पर बहुत कुछ लगा है। ये सिर्फ कोई भविष्य की समस्या नहीं है। ये भविष्यवाणी हमें बताती है कि संकट कितना गंभीर और कितना जरूरी है, जो दुनिया भर में करोड़ों लोगों की जिंदगी पर असर डाल रहा है। तो आइए सबसे पहले इसी मुद्दे को एक विरोधाभास की तरह देखें। एक ही समय पर पानी की बहुतायत भी और पानी की कमी भी। आखिर ये कैसे मुमकिन हो सकता है? ये तस्वीरें इस विरोधाभास को एकदम साफ दिखाती हैं। एक तरफ लोग पानी के लिए लंबी लंबी लाइनों में खड़े हैं, दूसरी तरफ कोई बाढ़ के दौरान पीने का पानी जमा कर रहा है। वो पुरानी कहावत है ना, हर तरफ पानी ही पानी पर पीने के लिए एक बूंद नहीं, वो यहाँ बिल्कुल फिट बैठती है। तो सवाल उठता है कि आखिर ऐसा होता क्यों है? आमतौर पर हम सोचते हैं कि पानी की कमी मतलब बारिश कम होना या सूखा पड़ना, लेकिन असली कहानी इससे कई ज्यादा उलझी हुई है। तो सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, हमें पानी की कमी की परिभाषा को ही समझना होगा। पानी की कमी असल में इंसानों की बनाई हुई एक समस्या ज्यादा है, ना कि सिर्फ एक कुदरती घटना। ये सब इस बारे में है कि हम अपने संसाधनों को मैनेज कैसे करते हैं। तो इसके पीछे ये 4 बड़े कारण हैं। आबादी बढ़ रही है तो पानी की जरूरत भी बढ़ रही है। इंडस्ट्रीज और खेत जमीन के नीचे से तेजी से पानी खींच रहे हैं। समाज के कुछ हिस्सों को दूसरों के मुकाबले बहुत कम पानी मिलता है, और जो पानी है भी वो अक्सर इतना गंदा होता है कि इस्तेमाल के लायक ही नहीं रहता। अब इस संकट से निपटने के लिए भारत ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स का रास्ता अपनाया, लेकिन क्या ये प्रोजेक्ट्स वाकई में समाधान थे? आइए इस बहस को समझते हैं। आज़ादी के बाद उस वक्त के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने एक बहुत शक्तिशाली बात कही थी। उनका मानना था कि ये बड़े बड़े बांध ही देश को तरक्की के रास्ते पर ले जाएंगे। सोचिए, इन प्रोजेक्ट्स के कितने सारे मकसद थे। ये सिर्फ सिंचाई के लिए नहीं थे, बल्कि इनसे बिजली भी बननी थी, शहरों को पानी मिलना था, और यहाँ तक कि बाढ़ को भी कंट्रोल करना था। इन्हें विकास का एक ऑल इन वन पैकेज माना गया था। हीराकुंड बांध, ये इन मंदिरों का एक जीता जागता उदाहरण है। ये दिखाता है कि कैसे एक ही प्रोजेक्ट से कई समस्याओं को हल करने की कोशिश की गई थी, और ये देश के लिए एक बड़ा प्रतीक बन गया। पर इन शानदार प्रोजेक्ट्स के वादे जल्द ही सवालों के घेरे में आ गए। समय के साथ इन मंदिरों का एक अंधेरा, एक स्याह पक्ष भी सामने आने लगा, और इसकी एक बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ी, पर्यावरण को भी और समाज को भी। नदियों का पूरा इकोसिस्टम बिगड़ गया, लाखों लोगों को अपने घर जमीन छोड़ने पड़े, और मजे की बात देखिए, जो बांध बाढ़ रोकने के लिए बने थे वे कभी कभी खुद बाढ़ की वजह बन गए। जब बड़े बांधों पर सवाल उठने लगे तो एक और विकल्प सामने आया। एक ऐसा रास्ता जो नया नहीं बल्कि सदियों पुराना, टिकाऊ और स्थानीय ज़रूरतों के हिसाब से बना था। और ये जानना बहुत दिलचस्प है कि भारत में पानी को सहेजने की कला कोई नई नहीं है। पहली सदी ईसा पूर्व से लेकर मौर्य काल तक और फिर 14वीं सदी तक यहाँ बारिश, जमीन और नदी के पानी को बचाने की एक शानदार परंपरा रही है। ये पारंपरिक ज्ञान का एक बहुत ही शानदार उदाहरण है। पहाड़ी इलाकों में लोगों ने बिना किसी मशीन के सिर्फ ग्रेविटी का इस्तेमाल करके नदियों की धारा को अपने खेतों की तरफ मोड़ने के लिए सरल लेकिन बहुत असरदार चैनल बनाए। ये दिखाता है कि उन्हें अपने पर्यावरण की कितनी गहरी समझ थी। और जहाँ पानी कम होता है, वहाँ के लोगों ने तो पानी की हर बूंद को बचाने के लिए कमाल के तरीके निकाले। राजस्थान में घर के नीचे बने ये टांके गर्मी के महीनों में पीने के पानी का सबसे भरोसेमंद सोर्स बन जाते थे, जब बाकी सब कुछ सूख जाता था। और इस समझदारी की कोई सीमा नहीं है। मेघालय की इस 200 साल पुरानी तकनीक को ही देखिए। ये अनोखी बांस ड्रिप इरिगेशन सिस्टम दिखाती है कि कैसे लोकल मटेरियल का इस्तेमाल करके पानी को सैकड़ों मीटर दूर बूंद बूंद करके सीधे पौधों की जड़ों तक पहुंचाया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि ये तरीके सिर्फ इतिहास की किताबों में हैं। नहीं, आज भी ये उतने ही काम के हैं। कर्नाटक का गेंडाथुर गांव देखिए, जो इन्हीं तकनीकों से बारिश के पानी में अमीर बन गया।
और दूसरी तरफ शिलोंग, जो दुनिया की सबसे ज्यादा बारिश वाली जगह के पास है, फिर भी पानी की कमी से जूझता है और अपनी जरूरत का 25% तक इन्हीं पुराने तरीकों से पूरा करता है। तो इस पूरी बहस से, बड़े बांधों की कहानी और पारंपरिक ज्ञान की बातों से हम कहाँ पहुँचते हैं? साफ है कि हमें पानी को मैनेज करने के लिए एक नए नजरिए की जरूरत है। तो असली बात यह है कि कोई एक जादुई छड़ी नहीं है, कोई एक सिंगल सॉल्यूशन नहीं है। सही रास्ता है बड़ी इंजीनियरिंग और सदियों पुराने ज्ञान के बीच एक बैलेंस बनाना। ये सिर्फ और पानी खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि हमारे पास जो है उसे समझदारी से इस्तेमाल करने के बारे में है। और आखिर में ये हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। असली चुनौती ज्यादा पानी ढूंढना नहीं, बल्कि जो पानी हमारे पास है उसे सहेजना है। तो जहां हम रहते हैं वहां पानी को महत्व देने का क्या मतलब है? इसका संरक्षण सिर्फ एक सरकारी नीति नहीं, बल्कि सामाजिक सोच में बदलाव है, जो इस बात से शुरू होता है कि हर बूंद कीमती है।